कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात में बढ़ रहे संक्रमण पर पीएम मोदी बोले, कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। कैसे रिकवर होती है, अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। बढ़ते कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों और जनता को मंत्र दिया। कहा, टेस्टिंग बढ़ाएं राज्य, जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेना होगा। को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक में कोरोना के मामले को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। करीब 70 जिले ऐसे हैं जहां पर 150% से ज्यादा रफ्तार से कोरोना के केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में भी करीब अब दोगुनी रफ्तार से केस आ रहे हैं। 15 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभाव और वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने चर्चा की। देश में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। 3 महीने के बाद एक बार फिर 28,000 से ज्यादा केस आए। 24 घंटे में 188 की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब देश में 2,34,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। हालांकि 24 घंटे में 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ मरीज आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 17,864 लोग संक्रमित हुए। 87 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक और ठाणे में संक्रमण से हाहाकार मच गया है। नाइट कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण में तेजी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में कहर बरपा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। 1400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। दूसरी लहर से जूझ रहे पंजाब में सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब के जलंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, रोपड़ में नाइट कर्फ्यू लगा। इसके अलावा पटियाला, होशियारपुर, मोहाली, नवा शहर में भी संक्रमण बढ़ा। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में फिर से कोरोना का गदर मचा है। 24 घंटे में 954 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। मरीजों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा हुई। पिछले 15 दिनों में गुजरात में कोरोना के केस 2 गुने हुए हैं, जिसके बाद गुजरात के 4 शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अहमदनगर से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद दिलीप गांधी का कोरोना के चलते निधन। 69 साल की उम्र में दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिलीप गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोरोना के चलते आज सुबह हुआ निधन। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के चलते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में सख्ती। रात 10 बजे के बाद बाजार रहेंगे बंद। मुंबई में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बीएमसी का आदेश। सभी शिक्षकों, स्कूल स्टाफ को घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए गए। पहले शैक्षणिक कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति थी, पर आज से सभी को घर से ही काम करने को कहा गया है। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास ही करेंगे। अब से थोड़ी देर में टीएमसी जारी करने वाली है अपना चुनावी घोषणा पत्र। गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में फ्री चावल, दाल और सब कुछ और सामग्री भी दिए जाने का दावा किया जा सकता है। माना जा रहा है कि टीएमसी का कन्याश्री, युवश्री, सबुज साथी जैसी योजनाओं को जारी रखने का है प्लान। बताया जा रहा है कि टीएमसी के मैनिफेस्टो जारी करने से पहले टीएमसी के विधायक नेताओं के साथ साथ बंगाल के बुद्धिजीवियों से भी बात की गई है। आम लोगों की राय भी ली गई है। कुछ ही देर में ममता के कालीघाट निवास से तृणमूल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।
कोरोना संकट के बीच ममता बनर्जी ने केंद्र पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रहा है केंद्र। बंगाल के झारग्राम में चुनावी रैली संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर वार किया। कहा, बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज है जो देश को बर्बाद करने में लगी है। मैंने केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने को कहा, लेकिन वैक्सीन नहीं भेजी गई। ममता बनर्जी ने झारग्राम के बंगाल में लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा, लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन मोदी ने टीके उपलब्ध नहीं कराए क्योंकि पीएम ने जनता से झूठ बोला। आज होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 6 बजे दिल्ली में बुलाई गई है ये बैठक में बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के घर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह, बीएल संतोष, शिव प्रकाश, अमित मालवीय मौजूद, राजीव बनर्जी, अरविंद मेनन, राहुल सिन्हा भी शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय के साथ मिलकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नींद नमाज के अजान से खराब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुलपति ने प्रयागराज में इसके लेकर लिखित शिकायत की है और कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पत्र लिखा है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर की तेज आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ रही है, जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है। उन्होंने लिखा कि उनके आवास के पास में ही मस्जिद है, जिससे रोज सुबह लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद टूट जाती है। कुलपति ने इस मामले पर कार्रवाई को लेकर 3 मार्च को ही डीएम को लेटर लिखा था। यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। वो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए। इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वाइस चांसलर की चिट्ठी को उन्होंने एक गैर जिम्मेदार और भेदभाव वाला हरकत बताया है, जिसे देखते ही अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा समेत बीजेपी जेडीयू के 12 नेता बने एमएलसी। राज्यपाल ने किया मनोनीत। बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाए जाने वाले नेताओं का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसके बाद लिस्ट सौंपी गई और आज राज्यपाल फागू चौहान ने सभी 12 एमएलसी का मनोनयन किया। सभी एमएलसी में 6 जेडीयू और 6 बीजेपी के नेता शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल खत्म नहीं हुई। ये बीमा कंपनियों ने भी निजीकरण के खिलाफ देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने निजीकरण के साथ वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग की। बता दें कि 4 कंपनियों में 60,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो एक दिन की हड़ताल पर हैं। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप की दिल्ली में संदिग्ध मौत हुई है। रामस्वरूप शर्मा का शव उनके आवास पर लटका हुआ मिला। कमरा अंदर से बंद था। सांसद रामस्वरूप शर्मा के सुसाइड करने का शक जताया जा रहा है, पर आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। संसदीय दल की बैठक की वजह से रामस्वरूप शर्मा दिल्ली में थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एंटीलिया विस्फोटक गाड़ी मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच के नाम पर सबूत नष्ट कर रहा था इंस्पेक्टर सचिन वाजे। सूत्रों की माने तो विस्फोटकों से भरी गाड़ी रखने का मास्टरमाइंड सचिन वाजे ही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि एनआईए की पूछताछ में वाजे ने मानी कार रखने की बात और कहा कि विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार उसने ही खड़ी की थी। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्लानिंग सचिन वाजे की थी। सचिन वाजे ने ऐसा लाइमलाइट में आने के लिए किया। खबरों के मुताबिक एनआईए को सचिन वाजे द्वारा बताई गई कहानी पर भरोसा नहीं है। इस कारण एजेंसी इस मामले की बारीकी से जांच करने में लगी है। फिलहाल सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। आईएएस रणवीर सिंह बनाए गए उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक डॉक्टर मेहबान सिंह की जगह आईएएस रणवीर सिंह बने और साफ सुथरी और ईमानदार छवि की वजह से सीएम ने रणवीर सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले भी रणवीर सिंह कई बड़े महकमों की अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
उत्तराखंड के सूचना डीजी की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में रणवीर सिंह का कद और बढ़ गया है। रणवीर सिंह ने इससे पहले उत्तराखंड परिवहन निगम और MDDA उपाध्यक्ष, भाषा संस्थान के निदेशक और हिंदी अकादमी के सचिव जैसे अहम पदों को संभाल चुके हैं। प्रशासनिक कार्यों की बदौलत उत्तराखंड सरकार ने सूचना डीजी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। प्राथमिकता यह है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार जनता के लिए करती है, संचालित करती है, या जो पॉलिसी बनती है उसको जनता तक सही सूचना उसके बारे में पहुँचे, ताकि जनता उससे जो सरकार की मेहनत है उन पॉलिसी को बनाने में, उन कार्यक्रमों को बनाने में उसका लाभ उठा सके। चुनावी सरगर्मियों के बीच ममता ने आम लोगों के लिए पहले फ्लोटिंग मार्केट का किया उद्घाटन। फ्लोटिंग मार्केट में नावों पर मिलेंगे फल, सब्जियां और अनाज। 9 करोड़ की लागत से बनाए गए फ्लोटिंग मार्केट में 100 से भी ज्यादा नावें चलेंगी। थाईलैंड और सिंगापुर जैसे शहरों के तर्ज पर बनाया गया फ्लोटिंग मार्केट सुबह 6 से रात के 9 बजे तक खुलेगा। यूपी के अलीगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति 300 किलो का ताला बना रहा है। दंपत्ति की इच्छा है कि वो राम मंदिर के लिए ताला बनाए। 1 साल से ताला बनाने का काम चल रहा है। खास बात यह है कि बुजुर्ग दंपत्ति का परिवार 100 सालों से ताला बना रहा है। रामपथ रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में आज से बुकिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये ट्रेन राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। रामपथ रामायण एक्सप्रेस ट्रेन राम भक्तों को श्री राम के पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अब ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया है। बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए किसानों ने लीची की खेती और पोल्ट्री फार्म का काम ऑर्गेनिक तरीके से शुरू कर दिया है। बेंगलुरु से जयपुर आ रहे इंडिगो के विमान में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कराई। बच्ची का जन्म के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। बच्ची की आजीवन इंडिगो फ्लाइट में यात्रा फ्री होगी। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में हत्या की वारदात के बाद मचा हड़कंप। मजनू के टीला के पास रिंग रोड पर महिला की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में तनाव। 45 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जब महिला सुबह सवेरे अपने घर की सफाई कर रही थी, उसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में पड़ोसी से पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गुस्साए बेटे ने बुजुर्ग मां को मारा थप्पड़। मौके पर ही मां की हुई मौत। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हुई। यूपी के नोएडा में पुलिस से बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 151 के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा गोकशी के मामले दर्ज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सनकी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।